गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको 11th क्लास का लेसन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट स्टार्ट कराते हैं। और इस चैप्टर में जो हमारा टॉपिक करंट टॉपिक है वो है सांख्यिकी की सीमाएं। आधुनिक युग में सांख्यिकी जीवन के सभी क्षेत्रों में एक निर्णायक महत्व के रूप में जो है उभर कर सामने आई है। ठीक है, और इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, वो सीमाएं निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले जो लिमिटेशंस है स्टैटिक्स की, एक बात ध्यान रखेंगे, स्टैटिक्स की जो लिमिटेशंस हैं वो लाइक फीचर्स, यानी जैसी फीचर्स हैं लगभग उसी टाइप की हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे फीचर्स में हमने पहले ही पढ़ा था कि संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन, तो यहाँ हम केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, यानी इन स्टैटिक्स यानी स्टैटिक्स में वी स्टडी ओनली न्यूमेरिकल फैक्ट्स विच आर शो इन न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, और क्वालिटेटिव फैक्ट्स आर नॉट कंसिडर्ड इन स्टैटिक्स, यानी जो गुणात्मक आंकड़े हैं, ठीक है, वो स्टैटिक्स में नहीं जो है अध्ययन किए जाते हैं। जैसे आप कहें कि राम की लंबाई 5 फीट है, श्याम की लंबाई 6 फीट है, तो ये डाटा न्यूमेरिकल में है, ये जो फैक्ट्स है, ये सूचनाएं न्यूमेरिकल में है। लेकिन अगर आप कहें राम काला है, श्याम गोरा है, तो ये उनकी विशेषताएं बता रहा है, एक जो है उनकी क्वालिटी और फीचर्स बता रहा है, तो इसको स्टडी नहीं करेंगे। दूसरा, केवल समूहों का अध्ययन, स्टैटिक्स में हम ग्रुप्स का कोई स्टडी करते हैं। इन स्टैटिक्स वी स्टडी ओनली दोज इंफॉर्मेशन विच आर इन ग्रुप्स, जो कि ग्रुप्स में हो। ए सिंगल नंबर कैन नॉट बी स्टडीड अंडर जो है स्टैटिक्स, एक सिंगल नंबर को स्टैटिक्स में हम स्टडी नहीं करते हैं। कि मान लीजिए आप कहें कि राम की जो जेब खर्च है वो 100 रुपये मंथली है और श्याम, तो ये स्टैटिक्स नहीं है। लेकिन अगर आप यही ग्रुप में कहते हैं कि राम का जो जेब खर्च है 100 है, 100 रुपये पर मंथ है, और श्याम का जेब खर्च 200 रुपये पर मंथ है, तो स्टैटिक्स कहलाएगा। उसका कारण यह है कि एक सिंगल डाटा से आप कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। इसके बाद थर्ड है आंकड़ों में एक रूपता और सजातीयता होना। तो इसका मतलब है कि केवल उन्हीं आंकड़ों को हम स्टैटिक्स मानेंगे जो सेम फॉर्म में हों, अर्थात सिमिलर हों, अर्थात होमोजेनियस हों, या यूं कहिए कि किसी एक ही विशेषता को शो करते हो। जैसे कि आप वजन, औसत जो है वजन निकालना चाहते हैं, और आपने राम की एज, श्याम की हाइट और मोहन की जो है वेट ले लिया, तो आप उनसे किसी प्रकार का कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन वो कहता है कि स्टैटिक्स केवल उन्हीं डाटा को कहेंगे जो न्यूमेरिकल में हो। न्यूमेरिकल तो हो गए, ये तीनों न्यूमेरिकल हैं, लेकिन ये सेम फॉर्म में नहीं है, सिमिलर नहीं है, अर्थात एक सी विशेषता को नहीं दर्शाते हैं। एक का वजन दर्शाया गया है, एक का वेट दर्शाया गया है, सॉरी वजन दर्शाया गया है, एक की एज दर्शाई गई है, और एक की आयु को बताया गया है। तो ये सेम फॉर्म में नहीं है, इसलिए इनको स्टैटिक्स नहीं कहा जाएगा। इसके बाद है परिणाम केवल औसतन सत्य होते हैं, यानी स्टैटिक्स के जो रिजल्ट हैं केवल वो औसत रूप से सत्य होते हैं, ये भी एक लिमिटेशन है, यानी रियल में वो ट्रू नहीं होते। मतलब आप कहते हैं कि भारत के लोग हैं, उनकी प्रति व्यक्ति आय 75,000 रुपए, तो ये एवरेज से तो ठीक हो सकती है, क्योंकि उसमें अंबानी की भी जो अनिल अंबानी की जो इनकम है वो भी शामिल है, और आपकी और हमारी इनकम भी शामिल है, तो 75,000 निकल ही आएगी एवरेज। लेकिन अगर रियल में आप ये देखेंगे कि क्या आपकी या एक गरीब व्यक्ति की 75,000 है क्या, तो आप पाएंगे कि वास्तव में 75,000 उसकी गरीब व्यक्ति की जो इनकम नहीं है। तो एवरेज रूप में तो सांख्यिकी स्टैटिक्स जो है वो ठीक हो सकती है, लेकिन वास्तव में इंडिविजुअल रूप में ये ठीक नहीं होती है। इसके बाद बिना रेफरेंस के, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग, यानी बिना रेफरेंस के जो है जो रिजल्ट होता है वो गलत हो सकता है। यानी जब भी आप डाटा इकट्ठा करें तो उसके संदर्भ में रेफरेंस जरूर होना चाहिए कि कौन सी अवस्था में इकट्ठे किए जा रहे हैं। उसको एक एग्जाम्पल से समझाया गया है
कि मान लीजिए दो व्यवसायी है, एक कपड़े का व्यवसायी है और एक कागज का व्यवसायी है। और कपड़े का व्यवसायी है जो, वो लगातार 3 साल के लाभ दे रखे हैं, कागज वाले के भी और कपड़े वाले के भी। मान लो कपड़े का व्यवसायी पहले साल 1000 कमाता है लाभ का, दूसरे साल 2000 और तीसरे साल 3000 रुपए उसको प्रॉफिट होता है। लेकिन कागज के व्यवसायी को पहले साल 3000, दूसरे साल 2000, तीसरे साल 1000 होता है। अगर आप दोनों को देखेंगे तो दोनों को ही 3 साल में 6-6 हजार रुपए मिले और दोनों का एवरेज 2000 रुपए है। अगर आप कहने लगे कि भाई दोनों की स्थिति बराबर है तो ये गलत होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कपड़े का व्यवसाय 1, 2, 3 हजार रुपए आ रहा है, अर्थात लगातार उसका प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है। क्योंकि कागज का व्यवसाय है जो 3, 2, 1 पर आ रहा है, अर्थात उसका प्रॉफिट हमेशा घट रहा है। ठीक है, इसलिए कहा है कि जब भी डाटा कलेक्ट किए जाए वो किसी संदर्भ में, किसी रेफरेंस में जरूर हो, अर्थात ये देख लिया जाए कि वो डाटा किस अवस्था में इकट्ठे किए गए हैं। इसके बाद बात आती है आपका केवल विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग की। डाटा की एक सबसे बड़ी समस्या या सीमा यह है कि इसका प्रयोग केवल विशेषज्ञों द्वारा ही किया जाना चाहिए, अर्थात अनजान व्यक्ति के द्वारा डाटा का यूज नहीं होना चाहिए। क्योंकि अनजान साधारण व्यक्ति के द्वारा डाटा का प्रयोग करना उसी प्रकार हानिकारक है जैसे एक अयोग्य डॉक्टर जो होता है, अयोग्य मनुष्य जो होता है, उसके हाथ में जो है दवाइयाँ वो भयानक सिद्ध हो सकती हैं या बहुत ज़्यादा हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। इसलिए डाटा का प्रयोग, स्टैटिक्स का प्रयोग केवल उन लोगों को करना चाहिए जिनको इनके विधियों के बारे में नॉलेज है। और लास्ट जो है दुरुपयोग संभव। कहता है कि स्टैटिक्स का जो मिसयूज है वो एक नॉर्मल सी बात है, यानी जनरली इसका मिसयूज किया जा सकता है। यानी कई बार क्या होता है कि हमने पहले से तय कर लिया कि हमने रिजल्ट ये निकालना है, तो हम डाटा को फिर बदल करके उस रिजल्ट को निकाल देते हैं। ठीक है, भले ही वो निष्कर्ष बिल्कुल गलत हो। तो आंकड़ों के संबंध में, आंकड़ों के बारे में ये कहा जाता है कि आंकड़े जो होते हैं या जो नंबर्स होते हैं वो गीली मिट्टी के समान है, अर्थात जिसको हम कहते हैं कि भाई क्ले के समान है। क्ले क्या होता है? क्ले से गीली मिट्टी मीन्स जिससे आप चाहे तो शैतान की प्रतिमा बना लीजिए, मूर्ति बना लीजिए, और चाहे तो भगवान की मूर्ति बना लीजिए। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस शेप में डालते हैं। ऐसे डाटा होते हैं जो वो भी कच्ची फॉर्म में होते हैं, रॉ फॉर्म में होते हैं, और जब आप प्रयोग उनको करते हैं तो उस पर डिपेंड करता है कि आप उनको सही यूज कर रहे हैं या गलत यूज कर रहे हैं। इट क्लियर? अब है अगला टॉपिक सांख्यिकी का महत्व। तो देखिए अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व, टिप्पीट एक अर्थशास्त्री हुए हैं, उनका ये मानना है कि अर्थशास्त्र का महत्व आज लगातार बढ़ता जा रहा है। और वो तो ये कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा, जरूर आएगा, कि जिस दिन जो इकोनॉमिक्स है वो सिद्धांतवादियों के अधीन ना रहकर, वो केवल सैद्धांतिक ना रहकर, बल्कि उसके लिए लाइब्रेरियों की लेबोरेटरीज की स्थापना की जाने लगेगी। इस संबंध में सांख्यिकी को महत्व को दर्शाया है। वो कहते हैं कि वास्तव में सांख्यिकी अर्थशास्त्र की आधारशिला के रूप में इसका उदय हुआ है। अर्थशास्त्रियों द्वारा सांख्यिकी के बढ़ते हुए प्रयोग के फलस्वरूप ही अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री के जो अर्थशास्त्री हैं जैसे विषयों का समावेश हो सका है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व निम्न तथ्यों से, आप सीधा सीधा ही लिखेंगे कि निम्न तथ्य हैं जो सांख्यिकी के महत्व को दर्शाते हैं। पहला है आर्थिक समस्याओं का परिमाणात्मक अभिव्यक्ति, यानी क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है? देखिए जितनी भी समस्याएं होती हैं उनका स्टैटिक्स के माध्यम से क्वांटिटेटिव एक्सप्रेस किया जा सकता है, उनको क्वांटिटिवली, अर्थात संख्याओं के रूप में आप शो कर सकते हैं किसी के सामने। मान लीजिए आपने कहा भारत में गरीबी है, तो इससे सामने वाले को बहुत ज्यादा समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर इसी बात को आप यूं कहते हैं कि भारत में 20% लोग गरीब हैं, 25% लोग गरीब हैं, तो आपके सामने वाले की समझ में तुरंत आ जाएगा कि भारत में कितनी बड़ी मात्रा में गरीबी है। दैट क्लियर? आप कहें कि 11वीं कक्षा में हमारे विद्यालय में 11वीं कक्षा में बहुत से छात्र हैं, तो ये समझना बड़ा मुश्किल है कि बहुत से कितने हो सकते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि हमारी 11वीं कॉमर्स की कक्षा में जो है 50 छात्र हैं, तो इसको आसानी से समझा जा सकता है। तो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, उसकी परिमाणात्मक या क्वांटिटिव जो अभिव्यक्ति
जो सांख्यिकी के द्वारा ही संभव होती है। इट इज क्लियर। इसके बाद है अंतर क्षेत्रीय और अंतर समय तुलना। इसका मतलब होता है कि स्टैटिक्स के आधार पर ही हम विभिन्न क्षेत्रों में कंपैरिजन कर सकते हैं और विभिन्न समय में कंपैरिजन कर सकते हैं। अंतर क्षेत्रीय का मतलब है विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न देशों, विभिन्न राज्यों में, ठीक है, की गई तुलना से है। और अंतर समय तुलना का मतलब है कि अलग अलग समयों में, अलग अलग वर्षों में की गई तुलनाओं से है। और सांख्यिकी के द्वारा हम विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न जो समय में तुलना कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कारण परिणाम संबंध ज्ञात करना। कारण परिणाम संबंध ज्ञात करना कि अर्थशास्त्री विभिन्न आंकड़ों के समूहों में कारण और परिणाम संबंध ज्ञात करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। जो भी समस्याएं होती हैं, अर्थशास्त्री सदैव प्रयत्नशील रहते हैं कि उस समस्या का क्या कारण है और क्या परिणाम है, ये जानकारी करने का प्रयास करते हैं। इसके फलस्वरूप उनके लिए समस्याओं का प्रभावपूर्ण निदान और उपचार करना सरल हो जाता है। इससे वो आसानी से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उनका समाधान ढूंढ सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि संख्यात्मक आंकड़ों के द्वारा अर्थशास्त्री को ये ज्ञात होता है, अगर मान लो डाटा इकट्ठे किए हैं अर्थशास्त्री ने और उसको ये पता चलता है कि मांग में कमी होने के कारण अर्थव्यवस्था में निवेश में कमी की प्रवृत्ति प्रकट हो रही है, यानी कहने का मतलब है अगर वो आंकड़ों से जान पाता है कि डिमांड कम हो रही है इसलिए निवेश कम हो रहा है, तो वो सरकार को मांग को बढ़ाने के सुझाव दे सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है आर्थिक सिद्धांतों और आर्थिक मॉडल का निर्माण। आर्थिक सिद्धांत क्या है? यह संख्यात्मक आंकड़ों के विभिन्न समूहों के बीच स्थापित संख्यात्मक संबंध है, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ और इकोनॉमिक मॉडल। यानी इकोनॉमिक थ्योरी क्या होती है? इकोनॉमिक थ्योरी जो होती है वो न्यूमेरिकल जो डाटा होते हैं उनके डिफरेंट जो ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में न्यूमेरिकल रिलेशन शो करते हैं जो आर्थिक महत्व के निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए किसी वस्तु की कीमत और मांग में विपरीत संबंध एक पूर्व स्थापित संबंध है, यानी डिमांड और प्राइस और डिमांड में। इसलिए यह आर्थिक सिद्धांत का एक भाग है, इसलिए इसको आर्थिक सिद्धांत कहा जाता है। क्या सिद्धांतों या मॉडलों का निर्माण संख्यात्मक प्रयोग के बिना संभव है? नहीं। अगर संख्या ही नहीं होंगी तो आप ना तो सिद्धांत बना सकते हैं ना किसी मॉडल का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद है भविष्यवाणी, आर्थिक भविष्यवाणी। अर्थशास्त्री संख्यात्मक अध्ययनों के आधार पर ही आर्थिक भविष्यवाणी करते हैं। यहाँ भविष्यवाणी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ज्योतिषों की तरह प्रिडिक्शंस करना या भविष्यवाणी करना, बल्कि यहाँ भविष्यवाणी का मतलब है कि भावी वर्तमान के आंकड़ों के आधार पर कुछ भावी घटनाओं के संबंध में अपने विचार प्रकट करना। उदाहरण के लिए विभिन्न वर्षों में कीमत स्तर के व्यवहार का अध्ययन करने के बाद, यानी अर्थशास्त्रियों ने मान लो कई वर्षों के कीमत स्तर का अध्ययन किया, या आप भी करते हैं कि भाई आप देख रहे हैं पिछले 5 साल 7 साल से लगातार कीमतें बढ़ रही आ रही हैं, तो आप अपना व्यू दे सकते हैं, अपना ये विचार दे सकते हैं और भविष्यवाणी कर सकते हैं कि भाई भविष्य में भी कीमत लगातार बढ़ेंगी बल्कि कम नहीं होंगी। इसके बाद है नीतियों का निर्माण। एक वित्त मंत्री जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो सांख्यिकी अध्ययनों के आधार पर ही सरकार की आय में वृद्धि के स्रोत के रूप में करों में वृद्धि या कमी के संबंध में निर्णय लेते हैं। देखिए जो टैक्स होता है वो सरकार की आय का मुख्य स्रोत है। स्टैटिक्स के आधार पर ही एक वित्त मंत्री ये निर्णय लेता है कि टैक्स कितना लगाया जाए, किन लोगों पर लगाया जाए, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सरकार को आय प्राप्त हो सके। ठीक है। इसके बाद है आर्थिक संतुलन। आर्थिक संतुलन से अभिप्राय है उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए एक स्थिर अवस्था, अर्थात वह अवस्था जिसमें एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो और एक जो विक्रेता होता है या उत्पादक होता है उसको अधिकतम लाभ हो। ठीक है, वो आर्थिक संतुलन की स्थिति होती है। इसके बाद है इस संबंध में संक्षेप में सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में महत्व इतना अधिक है कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल को यह मानना पड़ा है, ये ध्यान रखना, किसने कहा है? मार्शल ने। आंकड़े वो तृण हैं, स्ट्रॉ हैं, जिनसे प्रत्येक अन्य अर्थशास्त्री की तरह मुझे जो है भी ईंट बनानी पड़ती हैं। इट इज क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सांख्यिकी की अविश्वसनीयता। ठीक है, कुछ लोगों का सांख्यिकी पर, स्टैटिक्स पर विश्वास नहीं होता है।
तो उसके क्या कारण हैं? तो इसके विश्वास के संबंध में, अविश्वास के संबंध में निम्न बातें कही गई हैं। कुछ लोग सांख्य की झूठ का इंद्रधनुष है, यानी स्टैटिक्स इज ए रेनबो ऑफ लाइज, यानी सांख्य की समय समय पर बदलती रहती है। सांख्य की झूठ के तंतु हैं। स्टैटिक्स आर टिश्यू ऑफ फ्लैशहुड। सांख्य की कुछ भी सिद्ध कर सकती है। स्टैटिक्स आप को कुछ भी सिद्ध कर सकती है और सांख्य की कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकती। सांख्य की गीली मिट्टी के समान है, जिससे आप देवता और शैतान जो भी चाहें इच्छा करती है वो बना सकते हैं। और इसको ध्यान रखिएगा, डिजरायली एक अर्थशास्त्री वो कहते हैं झूठ के 3 प्रकार होते हैं, झूठ, सफेद झूठ और सांख्यिकी। अर्थात उन्होंने झूठ, सफेद झूठ से भी ज्यादा सांख्यिकी को झूठा बना दिया। इसके बाद बात करते हैं हम, सांख्यिकी पर अविश्वसनीयता है, लोगों का विश्वास नहीं है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो उसके निम्न कारण हैं। तो देखिए, एक इसका कारण यह है कि एक ही जो समस्या होती है उसके संबंध में विभिन्न प्रकार के आंकड़े प्राप्त होते हैं। मान लीजिए कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो उससे संबंधित विभिन्न एजेंसियां, समाचार एजेंसियां विभिन्न आंकड़े जो है देती हैं। पूर्व निर्धारित निष्कर्षों को सिद्ध करने के लिए आंकड़ों को बदला भी जा सकता है। मान लीजिए आपने पहले तय कर लिया कि भाई इतना बताएंगे, तो आप आंकड़े चाहे कितने भी आए, आप जो है उनको बदल सकते हैं। सही आंकड़ों को भी इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है कि पढ़ने वाला संशय में पड़ जाए। कई बार जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो बताने वाले होते हैं, उनका बताने का तरीका इतना जटिल होता है कि सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आता। वो देख तो रहा है लेकिन उसके समझ में नहीं आया। और जब आंकड़ों का संकलन यानी इकट्ठा, जब आंकड़ों को पक्षपात तरीके से किया गया है, भेदपूर्ण तरीके से किया गया है, तो गलत आंकड़े इकट्ठे होते हैं, जिसके कारण निष्कर्ष यानी रिजल्ट भी गलत निकलता है और लोगों का उस पर विश्वास भी नहीं रहता है। इसके बाद बात आती है कि सांख्यिकी पर जो लोगों का अविश्वास है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो उसको दूर करने के लिए, सांख्यिकी के प्रति अविश्वास को दूर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं। सबसे पहले सांख्यिकी सीमाओं को की ओर ध्यान रखना। कहता है कि सांख्यिकी का प्रयोग करते समय उसकी जो सीमाएं हैं, उसकी लिमिटेशंस है, उनको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि संख्याएं एक रूप होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, पक्षपात रहित। जब भी आंकड़े इकट्ठे किए जाए तो उसमें किसी प्रकार का इकट्ठे करने में पक्षपात नहीं होना चाहिए, वे पक्षपात रहित होने चाहिए। और लास्ट है विशेषज्ञ द्वारा प्रयोग। जब भी सांख्यिकी का प्रयोग किया जाए तो जो विशेषज्ञ यानी जो लोग उनके बारे में जानकारी रखते हैं उनके द्वारा ही उनका यूज किया जाना चाहिए। तो चैप्टर आपका खत्म हुआ। इसके बाद कुछ आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसमें निम्न में से कौन सा परिमाणात्मक आंकड़ा नहीं है, यानी जो भी आपको 4 ऑप्शन उसमें से ऐसा लगे जिसमें कि डाटा नहीं दिए हुए, वो क्वांटिटिव नहीं है। आप देखेंगे पहले में डाटा है, आप देखते हैं दूसरे में भी डाटा दिया हुआ है, और तीसरा आपका कह रहा है इरफान पठान लंबा है और सचिन नाटा है, तो ये इसका आंसर होगा। इसके बाद है दूसरा, अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जिसका संबंध ब्लैंक के आवंटन से है। किसके आवंटन से? अर्थशास्त्र का संबंध जो है वो आपका दुर्लभ साधनों के वैकल्पिक उपयोगों से। तीसरा जो है, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया है? आपने आर्थिक क्रियाएं पढ़ी थी, उत्पादन, उपभोग, निवेश और वितरण। तो जुआ नहीं है, ठीक है। सांख्यिकी अध्ययन की कितनी अवस्थाएं हैं आपके पढ़ी? 5 थी। उनमें एकत्रीकरण भी था, उनमें प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण यानी सभी थे। निम्न में से समंक के रूप में कौन सी सांख्यिकी की विशेषता नहीं है? तथ्यों का समूह केवल शब्दों में व्यक्त, तो केवल आ गया इसमें, तो ये दोष है ना कि विशेषता है। और सांख्यिकी पर अविश्वास के संबंध में कौन सी बात कही जा सकती है? सांख्यिकी झूठ का इंद्रधनुष है, सांख्यिकी झूठ के तंतु हैं यानी रेनबो है, और ये टिश्यू है। सांख्यिकी तथ्यों को संख्याओं के रूप में प्रकट करती है, ठीक है। झूठ के 3 प्रकार, ये जो थर्ड पॉइंट है ये इसमें नहीं है। इसके बाद आप देखते हैं, अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो वो अधिकतम आएगा, यहाँ पर अधिकतम संतुष्ट, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने के लिए करते हैं। जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है उसको क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहा जाता है। आदर्शात्मक विज्ञान वह है जिसमें हम अध्ययन करते हैं कि क्या होना चाहिए। तेंदुलकर के पास एक बल्ला है, क्या ये सांख्यिकी है? तो तेंदुलकर के पास एक बल्ला है, क्या ये सांख्यिकी है? नहीं है, क्योंकि सिंगल संख्या है।
बिना किसी उद्देश्य के इकट्ठी की गई सूचनाएं केवल संख्या कहलाएंगी, सांख्यिकी नहीं कहलाएंगी। सांख्यिकी को संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। और सांख्यिकी द्वारा विभिन्न जाति और गुणों के आंकड़ों की परस्पर तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि सांख्यिकी संख्याओं की तुलना करता है, ना कि गुणों की। तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। थैंक यू।